इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार और इस अद्भुत रचना की नाभिकीय सत्ता आदरणीय इंद्रेश जी और उनके सभी साथियों के द्वारा आहूत इस राष्ट्र रक्षण यज्ञ में मंचस्थ और आप सब के अंतःकरण में राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा और यहाँ की संवेदनाओं का संवर्धन, पोषण, इस सब विचारणा, संकल्पनाओं और प्रयोगों में आपके अंतस में जो आह्लाद है, विश्वास है, उसके प्रति आदर के साथ वंदन करते हुए कुछ ही देर में माननीय सरसंघ चालक जी को शताब्दी लेनी है, इसलिए मैं अपने विचार संक्षेप में रख रहा हूं। जिस देश में चारों ओर से आक्रमण हो रहे हों, और वो केवल आक्रमण माओवाद, नक्सलवाद या आतंकवाद के रूप में ही नहीं है, की अधीनता का युग है। और सचमुच कभी कभी तो लगता है उपकरणों की पराधीनता का युग है। तो कभी उपकरण न हो, यंत्र न हो, तो ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग ए डिवाइस एज। तो ये देश में नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद और अनेक प्रकार के आक्रमण, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रच्छन्न रूप से युद्ध आरंभ हो गया इस देश में, और उसके अनेक रूप हैं। एक रूप है प्रच्छन्न भोगवाद, साइबर के द्वारा, इंटरनेट से किस तरह से एक काम हो रहा है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपको एक बात बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे करके एक सोच बदली जा रही है। ब्रांड लाकर, भूमंडलीकरण के नाम पर पश्चिमात्य समूची चीजों को परोसकर, वो उत्पाद का क्षेत्र हो, पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, परिधान हो, अथवा वो आभूषण हो, या वो पूरी की पूरी जीवन शैली में आने वाली बहुत सी चीजें हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अलग 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 तरह से आक्रमण है। तो एक चीज पर ध्यान बहुत कम जा रहा है। हमारा ध्यान माओवाद पर है, नक्सलवाद पर है, आतंकवाद पर है। पर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक और है, वो है प्रच्छन्न भोगवाद, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पश्चिम का जो पूरा आक्रमण हम पर हो रहा है, धीरे धीरे हमारी सोच बदली जा रही है। तो जैसे बहुत अच्छी बात कही, स्वदेशी की बात कही गई कि अगर हम आर्थिक तरीके से अगर कोई हम पर आक्रमण होता है तो स्वदेशी। अब ठंडा का मतलब अगर कोई एक पेय पदार्थ हो गया हो, न वहां शिकंजी है, न ठंडाई है, और न वो नींबू पानी है, और न शरबत रह गया है। जब ठंडा का मतलब केवल एक पेय पदार्थ हो गया हो, तो इस तरीके की एक मानसिकता बनती जा रही है। ठंडा माने कोई एक चीज, तो ठंडा पीना है तो न शिकंजी है, न वो एक तरह से नींबू पानी है, न वो ठंडाई है, और न वो परंपरागत पेय है। तो जब एक ऐसी मानसिकता बनाई जा रही हो, तो इस पर मुझे ऐसा लगता है कि जो रक्षण के कार्य हैं, ये जो यज्ञ है, इसमें वैचारिक एक तरह से लड़ाई भी हमको लड़नी होगी, और चारों तरफ से खतरा है। मुझे संयोग से पिछले साल एक चुनौती भरे एक नाम था फेसिंग टुमारो। इजराइल ने एक कोई कार्यक्रम किया था, और वहां 35 देशों के शासकों को बुलाया था। भारत से भी हम 4-5 लोग गए थे, अब्दुल कलाम आजाद और
रतन टाटा जी, और संयोग से मैं भी एक वहां गया था, तो 35 देशों के वहां राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे और उन्होंने कहा कि कल की चुनौतियों को कैसे स्वीकार करें। तो वहां के किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी आपके यहाँ क्या चुनौतियां हैं आतंकवाद को लेकर। मैंने कहा माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद के अनेक रूप मेरे लिए चुनौतियां नहीं है, मेरे यहाँ चुनौती है पश्चिम का भोगवाद, और मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूं। जो पूरी नस्ल बदली जा रही है, सोच बदली जा रही है, मानसिकता बदली जा रही है। मैं आज पहली बार इतना उत्साहित हुआ हूं, यद्यपि मैं कभी निराश नहीं होता। पर आज सरसंघ चालक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अंततः विजय हमारी होनी है। तो एक बौद्धिक नैराश्य परोसा जा रहा है, वो रात्रि काल हो, भोर का काल हो, तो पूरी की पूरी मानसिकता में नैराश्य, उदासी, चुप्पी, पलायन, अवसाद, भय और जड़ता, उन्माद, उत्तेजना, और एक और बात कि हम बिल्कुल अब किसी काम के नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी एक मानसिकता को भी स्वस्थ रखना होगा। न हम कहीं दुर्बल हैं, न हम किसी तरीके से असमर्थ हैं, न अशक्य हैं, न विवश हैं, न योग्यता की कहीं कोई कमी है। आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो उत्पाद के क्षेत्र हो, तकनीक हो, उद्यम हो, कृषि हो, व्यापार हो, सेना की बात हो, हम बहुत आगे हैं। लेकिन सरकार की नीतियां कुछ और कहती हैं। मुझे जो अभी एसएमएस या हमको जो एसएमएस पढ़कर सुनाया गया है आदरणीय इंद्रेश जी के द्वारा, सचमुच वो कितना लज्जाजनक है। वो बहुत लज्जाजनक है कि परिवारों को, शहीद परिवारों को दर दर भटकना पड़ता है, वो उन्हें मुआवजे के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक इस तरह के जागरण के जब कार्य होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश जगेगा। सरकार की नीतियां बने, कानून बने, और उन कानूनों से कुछ नहीं होगा। एक सोच बनानी होगी, सकारात्मक सोच, एक विधेयक चिंतन पैदा करना होगा, और उस दिशा में ये फिन्स का जो प्रयोग है अद्भुत प्रयोग है। मैं उस कालखंड की कल्पना करता हूं कि जब कभी ऋषि, महर्षि, योगी, विचारक, मनीषी, दार्शनिक, तत्ववेत्ता, सामंत, श्रेष्ठी, साहूकार, अतिरथी, महारथी, सेनापति और बड़े योगी और महापुरुष कुंभ के अवसर पर बैठकर कुछ मंथन करते होंगे। मैं काफी दिनों से कुंभ में देख रहा हूं, पर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मथा गया है कुंभ को। अब मुझे ऐसा लगा है कि कुंभ का मंथन तो इन 2 दिनों में हुआ है। सच में कुछ मंथन हुआ है, कुछ सार तत्व निकला है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ठीक तरीके से। तो कुंभ की सार्थकता और कुंभ की उपयोगिता, कुंभ की उत्पादकता, अथवा कुंभ की उपायदेयता, अथवा कुंभ में एक फलादेश मैं अनुभव कर रहा हूं। क्योंकि कुछ वर्षों पहले सभी छोटे छोटे राज्यों की समस्याएं यहाँ पर रखी जाती थी कि क्या कठिनाइयां हैं हमारी सीमांत प्रदेशों की कठिनाइयां, उद्योग की, कृषि की, और अलग अलग जो दुविधाएं थी, भ्रम थे, संशय थे, शंकाएं थी, उलझने थी, अभाव थे, अथवा विपत्तियां कैसे आएंगी, किस तरह से उनका समाधान किया जाए। तो यहाँ सब लोग बैठते थे, ऋषि, महर्षि, योगी, गिरकंदराओं से निकलने वाले तपस्वी, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, उद्योगपति, उस समय के बड़े जो व्यापार करने वाले श्रेष्ठी लोग एकत्रित होकर बैठते थे। तो कुंभ में वो विचार मंथन करते थे और राष्ट्र के रक्षण के लिए कोई बात निकल कर आती थी। तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए अगर सच में कहीं कोई मंथन हुआ है तो वो इन 2 दिनों में वो मंथन दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगा कि कुंभ को मायने मिल गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुंभ को नए अर्थ प्रदान किए गए, कुंभ को ऐसा लगा कि कोई अर्थ मिल गया है, ऐसा लगा कि कुंभ को जैसे मानो कोई उसे नए रूपों में एक कलेवर दिया है आदरणीय इंद्रेश जी और उनके सहयोगियों के द्वारा। हम सारे साधु महात्मा आपके साथ हैं, और संयोग से हम जितने यहाँ साधु हैं, अखाड़े हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, आप सबके साथ हैं। कोई रूपरेखा तैयार कीजिए। मुझे तो अपने अखाड़े के नागाओं का इतिहास मालूम है कि आपको मैं सुनाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। 7.5 लाख नागाओं ने, 7.5 लाख नागा सन्यासियों ने पिछले इतिहास को उठाकर देखें, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 7.5 लाख नागाओं ने, एक बार तो 80,000 नागा यहां पर उनके प्राणों का उत्सर्ग किया उन्होंने। अब पीछे इतिहास उठाकर देखें, जब सैनिकों की कमी पड़ी, जब ऐसा लगा कि मल्ल नहीं रहे और सैनिक नहीं है,
छात्र बल कमजोर हो गया है, तब गिरिकंदराओं में से, हिमोपत्यकाओं में से निकलकर मल्ल युद्ध करने वाले नागा निकल पड़े थे और वो भूल गए थे कि उनके हाथ में माला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन नागाओं को चेताया जाए और वो आपके साथ रहेंगे। इस देश में जब सीमाओं की बात आएगी, इस देश की संस्कृति, इसकी संवेदनाओं की बात आएगी, इस देश की अस्मिता और इसके अस्तित्व की बात आएगी, तो हम सारे सन्यासी साधु महात्मा आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके साथ। वो विचार बल है, केवल सन्यासी के पास विचार बल और केवल आत्मज्ञान नहीं होता, उसके पास में सब प्रकार की युक्ति बुद्धि रहती है, वो सब आपके साथ हैं। मैं इस सम्मेलन से बहुत ही उत्साहित हुआ हूं और समय बहुत हो गया है। मैंने अंत में ये बात कहते हुए कि ये जो आने वाली जो रूपरेखा 2 अप्रैल में और में जो मई में आपने बनाई है, निश्चित रूप से कुछ समाधान कारक होगी, कोई निश्चित रूप से वो व्यवस्था मूलक, धर्म मूलक और वह कुछ समाधान मूलक वो कोई एक व्यवस्था आपने बनाई है, उसका लाभ मिलेगा। मैं मंच के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और फिन्स के कार्यकर्ताओं के लिए, भैया इंद्रेश जी के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई। मंचस्थ विभूतियों के प्रति और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। हरिओम।